बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। I am Rifa Jahan from Learning with Rifa Jahan YouTube channel. So as you all know that we are discussing chapter number 13 gases exchange. So today I would like to discuss another topic with all of you, and that is respiration in frog. So without wasting of any time, let's move on to the next slide and let's start our today's topic. So this is the main slide जहाँ से हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने रेस्पिरेशन डिस्कस करनी है फ्रॉग में, क्योंकि हमने रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म स्टार्ट किया हुआ है और हमने रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिस्कस किया। आज हमने फ्रॉग में डिस्कस करना है। सबसे पहले मैं आपको इनकी जनरल इन्फॉर्मेशन बता दूं, फिर हम इन पॉइंट्स को रीड आउट करते हैं। ऐसा है कि अगर फ्रॉग्स की बात करें तो ये एम्फीबियंस हैं। एम्फीबियंस का मतलब होता है कि ये अपनी लाइफ का कुछ हिस्सा लैंड में इन्वायरमेंट में भी गुजार सकते हैं और ये वाटर इन्वायरमेंट में भी सर्वाइव कर सकते हैं। अच्छा जी, यही बात आप यहाँ ये समझें कि अगर फ्रॉग की बात करें तो ये जो है वो 3 रेस्पिरेटरी सरफेस या 3 रेस्पिरेटरी ऑर्गन को इस्तेमाल करते हुए रेस्पिरेशन करता है। यस, आप हैरान होंगे, वो इसलिए क्योंकि आम लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो हमने डिस्कस किया कि एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन मौजूद होता है। जैसे फिशेस में हमने गिल्स की बात की थी, ह्यूमंस में आपको पता है लंग्स होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर फ्रॉग की बात करें तो ये 3 डिफरेंट पार्ट्स से रेस्पायर कर सकते हैं। वो 3 डिफरेंट पार्ट कौन से हैं? ये स्किन के थ्रू भी रेस्पायर कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर ये एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहते हैं और इनके सराउंडिंग में पानी होता है तो ये स्किन से रेस्पायर कर रहे होते हैं और फिर ये वाटर से ऑक्सीजन लेते हैं और वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके अलावा बक्कल कैविटी जो है ये उसको भी यूज करते हैं और वहां ये रेस्पिरेशन कर सकते हैं। यस, जो बक्कल कैविटी है, ये जो बक्कल चैम्बर है, वहां भी इस एरिया में भी ये रेस्पायर कर सकते हैं। उसके अलावा जो लास्ट है वो है कि ये लंग्स के थ्रू भी रेस्पायर कर सकते हैं, क्योंकि जो लंग्स है वो भी इनका एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन माना जाता है। समझ आ गई कि इनमें जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो बहुत यूनिक होता है और बड़ा ही स्पेशल मॉडिफाइड इनके अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम और स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि इनको रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। समझ आ गई। अब इनकी लोकेशन वाइज जैसा कि हमने डिस्कस किया कि डिफरेंट पार्ट्स जो है वो रेस्पायर कर सकते हैं, इसी को देखते हुए रेस्पिरेशन की डिफरेंट कैटेगरीज बनाई गई, ठीक है। पहली कैटेगरी है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। यस, ये वो रेस्पिरेशन है या ये वो गैसेस एक्सचेंज है जो फ्रॉग स्किन के थ्रू करते हैं, या फिर ऐसी गैसेस एक्सचेंज जो स्किन के थ्रू होती है उसको क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं या कह रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन की बात करें, ये वो गैसेस एक्सचेंज का मैकेनिज्म होता है जो लंग्स करवा रहे होते हैं। और फ्रॉग्स की बात करें तो इनके पास ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि ये लंग्स के थ्रू भी रेस्पायर कर रहे होते हैं, मतलब कि फ्रॉग जो है वो पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी कर सकते हैं। उसके अलावा है बक्कल रेस्पिरेशन। अगर हम फ्रॉग की बात करें बेटा तो उनमें गैसेस एक्सचेंज थ्रू बक्कल कैविटी भी होती है। यही वजह है कि हम कहते हैं कि इनमें बक्कल रेस्पिरेशन भी होती है। तो ये तीनों किस्म की जो रेस्पिरेशन है ये फ्रॉग्स कर रहे होते हैं। समझ आ गई। नीचे मैंने आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन मेंशन किया है और ये जो है ये इस टॉपिक की भी इंपॉर्टेंस है कि इट सेल्फ ये पूरा का पूरा बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन में इसलिए फोर्स करती हूँ क्योंकि मैंने आपको स्टार्ट में इंट्रोडक्शन के बताया था कि इस पूरे चैप्टर में लॉन्ग नहीं आना, हाँ, लेकिन शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन जरूर इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। अच्छा जी, अब नीचे हमने शॉर्ट क्वेश्चन मेंशन किया, डिफाइन क्यूटेनियस पल्मोनरी एंड बक्कल रेस्पिरेशन। वो क्वेश्चन भी मैंने साथ शेयर कर दी, उसके साथ साथ मैंने आपके साथ इनके प्रॉपर हेडिंग वाले कलरफुल इंटरेस्टिंग आपके साथ नोट्स भी शेयर कर दी। तो ये एज इट इज स्लाइड आप लिखते हैं तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। उसके बाद अब यहाँ स्टार्ट होती है मेन कहानी, और वो कहानी है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग इन फ्रॉग। कि फ्रॉग जो है वो कैसे रेस्पायर कर रहे हैं। हमने कह दिया स्किन के थ्रू भी करते हैं, लंग्स के थ्रू भी करते हैं, बक्कल कैविटी के थ्रू भी करते हैं। अब प्रॉपर हमने इनमें रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म डिस्कस करना है। ऐसा है कि अगर हम फ्रॉग में प्रॉपर रेस्पिरेशन की बात करें या ज्यादातर जो रेस्पिरेशन की बात करें ना, तो फ्रॉग मेनली रेस्पायर कर रहे होते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन, ठीक है, क्योंकि ये लंग्स के थ्रू जरा ज्यादा टाइम के लिए ये रेस्पायर कर रहे होते हैं। अच्छा, अब हमने ना मैकेनिज्म डिस्कस करना है। ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको ऐसे हलवा लगेंगे, ये आवाज आ रही, चुटकियों में मैंने आपको ये समझा देना है। जब आपको मेरी ये कहानी समझ आएगी तो सबसे पहले आपने कहानी समझनी है, उसके लिए ये मैंने आपके साथ डायग्राम शेयर किया। ऐसा है कि कहानी है कि एक में उन्होंने इंस्पायरेशन शो की हुई है, एक में उन्होंने एक्सपायरेशन शो की हुई है। अच्छा, इंस्पायरेशन में कहानी ये है बेटा कि आपको पता है हवा जो है एंटर होनी है थ्रू नोस्ट्रिल्स, ठीक है। ये नोस्ट्रिल्स जो है ये ओपन होंगे, ओपन होने के बाद हवा जो है ये इन नोस्ट्रिल से होते हुए आती है इस बक्कल कैविटी में। किसमें आती है? बक्कल कैविटी में। अब यहाँ आप ये समझें कि जैसे ही हवा नोस्ट्रिल से बक्कल कैविटी में आएगी
तो जाहिर है वजन पड़ेगा। ठीक है, जैसे ही वजन पड़ेगा बक्कल कैविटी नीचे की तरफ मूव करेगी। ठीक है, हैवी होने के बाद चीज नीचे की तरफ पुश होती है ना, सेम इज द केस विद बक्कल कैविटी। जैसे ही एयर अंदर आएगी बक्कल कैविटी पे वेट सा होगा, महसूस होगा, वजन फील होगा, जिसकी वजह से बक्कल कैविटी नीचे है। समझ आ गई दोनों पॉइंट। अब बात आती है कि हमने इस एयर को लंग्स में भेजना है, क्योंकि लंग्स ही ऐसा सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है जो कि प्रॉपर गैसेज एक्सचेंज करता है। ठीक है, अब बक्कल कैविटी से लंग्स में जानी है हवा, तो जरा आपने प्रोसेस समझना है, आपने पूरे का पूरा पाथवे समझना है। अच्छा जी, उसके बाद जैसे नॉस्ट्रल से हवा आई बक्कल कैविटी में, नॉस्ट्रल्स बंद होगी, नॉस्ट्रल्स और माउथ बंद होगा। क्यों? क्योंकि ये हवा जो बक्कल कैविटी में एंटर हुई है, ये दोबारा वापस ना चले जाए एयर में। ठीक है, हमने इसको पैक करना, और पैक होगी, नोस्ट्रल्स बंद हो गए। उसके बाद ना ये बक्कल कैविटी ऊपर की तरफ उठेगी। जैसे ही बक्कल कैविटी ऊपर की तरफ उठेगी, आप खुद सोचिए कि एक स्लाइड सी क्रिएट होगी, और वो जो स्लाइड है वो पुश करेगी उस एयर को अंदर की तरफ, लंग्स की तरफ। किसकी तरफ? लंग्स की तरफ। तो हवा जो है वो लंग्स में आ गई। अब लंग्स में ना बेसिकली हम देखेंगे कि बैलून लाइक या सिंपल सैक लाइक उनमें मजीद एक सिंपल आप कह सकते हैं एयर बॉल्स मौजूद होंगी, या बबल्स मौजूद होंगे, या एयर सैक्स मौजूद होंगी, जहां प्रॉपर रेस्पिरेशन होनी होती है। उसके बाद जैसे ही लंग्स में गैसेस एक्सचेंज होंगी, मतलब कि ऑक्सीजन जो है वो लंग्स से लेते हुए उन्होंने पूरी बॉडी में फेंक दी, और बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड जब लंग्स में आएगी तो फिर उसको बाहर बॉडी से खारिज कर दिया जाएगा। ये प्रोसेस एक्सपायरेशन है। पहली बात आप ये समझिए, जैसे इंस्पिरेशन का प्रोसेस आपको समझ आ गया ना, उसके बिल्कुल टोटली डिटो सेम टू सेम एग्जैक्ट जितने भी वर्ड्स कह रहे हैं वो आते हैं, क्योंकि उससे बिल्कुल ऑपोजिट है एक्सपायरेशन का प्रोसेस। समझ आ गई? जैसे एयर जिस पाथवे को फॉलो करती हुई लंग्स में, वैसे ही उल्ट जो है वो बाहर जाएगी नॉस्ट्रल से। समझ आ गई? यही सारी की सारी बातें थी जो हमने पॉइंट्स की शक्ल में डिस्कस करनी है, जिससे आपको मजीद समझ आ जाएगी। अब देखिए, ऐसा है कि फ्रॉग में एयर एंटर होती है, नॉस्ट्रल से। मैंने आपको बता दिया नॉस्ट्रल्स ओपन होते हैं, नॉस्ट्रल होने के बाद ओपन जैसे ही होते हैं, ठीक है, मैंने कहा बक्कल कैविटी नीचे आती है और माउथ क्लोज कर दिया जाता है। क्यों? ताकि ये हवा जो अंदर आई है वापस बाहर ना जा सके। ठीक है, उसके बाद जैसे ही एंट्री हो जाती है एयर की, नॉस्ट्रल्स भी क्लोज हो जाते हैं, ना सिर्फ मुंह बंद होता है, नॉस्ट्रल्स भी बंद हो जाते हैं, और फिर जो फ्लोर है बक्कल कैविटी का वो राइज जो होता है ऊपर की तरफ उठता है, जिसकी वजह से एयर जो है वो पुश कर दी जाती है इनटू लंग्स, और ये एक स्लाइड क्रिएट होती है। ठीक, उस स्लाइड के बाद वो एयर जो है वो लंग्स में आ जाती है। उसके बाद कहते हैं कि दिस इनटेक ऑफ एयर, ये जो इनटेक आया एयर का, या ये जो बाहर से मैकेनिज्म या प्रोसेस फॉलो करते हुए एयर नॉस्ट्रल से एंटर होते हुए लंग्स में, इस प्रोसेस को इनहेलेशन और एक्सपायरेशन बोलते हैं। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। अच्छा, पूरे का पूरा मैकेनिज्म भी बाजुकात पेपर में पूछ लेते हैं, और बाजुकात इंस्पायरेशन सेपरेट भी पूछ सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट में उन्होंने लिखा हुआ है कि अगर हम फ्रॉग्स के लंग्स की नौयत की बात करें, उनके नेचर की बात करें, उनके स्ट्रक्चर की बात करें, वो कैसे होते हैं, वो इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। बेसिकली कहते हैं कि अगर फ्रॉग के लंग्स की बात करें तो वो सिंपल सैक लाइक इनका लंग होता है, सिंपल सा इनका लंग्स होते हैं, कोई खास कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं होते, सिंपल सैक लाइक इनके लंग्स होते हैं, और बैलून लाइक होते हैं। जैसे बैलून नहीं होता, उसकी छोटी सी माउथ ओपनिंग होती है, वहां से जैसे एयर आएगा बैलून फैल जाता है, इसी तरह आप कहेंगे फ्रॉग का जो लंग है वो भी सेम होता है, क्योंकि वहां भी जैसे ही हवा आएगी वो लंग्स जो है वो बैलून की तरह एक्सपेंडेड फैल जाते हैं। समझ आएगी? और जैसे ही लंग से एयर बाहर आएगी वो फिर दोबारा सुकड़ जाते हैं, जैसे एक बैलून सुकड़ता है। तो इन्होंने थोड़ी लंग की जो है वो नौयत बताई। उसके बाद कहते हैं कि अगर हम लंग्स के अंदर की बात करें तो इनके अंदर इनका सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए थिन वॉल्ड एयर चैम्बर्स मौजूद होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा गिल्स में भी मौजूद होते हैं। ठीक है, वो जो है ना वो सरफेस एरिया बढ़ाते हैं ताकि गैसेस एक्सचेंज हो सके। ह्यूमंस में एल्विलाई होती हैं जो कि थिन वॉल्ड, आपको पता है, एयर बबल्स लाइक या एयर बॉल्स होती है, या एयर सैक्स कह लें। ठीक है, सो सेम इज द केस विद फ्रॉग लंग्स, उनके अंदर भी उनका इनर सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए थिन वॉल्ड एयर चैम्बर्स मौजूद होते हैं। अब ये जो थिन वॉल्ड एयर चैम्बर्स है ना, जो कि इनके लंग्स में मौजूद होते हैं, उनको सराउंड किया होता है बहुत ज्यादा रिच सप्लाइड ब्लड कैपिलरीज ने। अब जैसे ही ब्लड कैपिलरीज उस एयर सैक्स में आएंगी या सराउंड की होगी, वहां बेसिकली आपने कहना है कि गैसेस एक्सचेंज होगी। क्योंकि अगर हम बात करें कि ये जो लेफ्ट लंग और राइट लंग दिखाया हुआ है, इनके पास छोटे 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 एयर सैक्स मौजूद है, और उन एयर सैक्स को हमने कहा बहुत ज्यादा ब्लड कैपिलरीज ने सराउंड किया हुआ है। अब आपको पता है कि ये सरफेस एरिया ही ऐसा सरफेस एरिया है जिसको रेस्पिरेटरी सरफेस बोलते हैं, जहां गैसेस एक्सचेंज होनी होती है। अब क्या होता है, अब ब्लड का और एयर का कनेक्शन है, या आप कह सकते हैं ब्लड कैपिलरीज का और लंग्स का कनेक्शन, वो इसलिए क्योंकि जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा
वो आएगा इन एयर सैक्स के पास, या इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं लंग्स के पास आएगा। सो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में आएगा, लंग्स में फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करवा दी जाती है ब्लड से, और कार्बन डाइऑक्साइड जो लंग्स हैं वो एक्सपायरेशन के प्रोसेस से बॉडी से बाहर खारिज कर दी जाती है। और अगर हम बात करें इंस्पायरेशन की, तो आपको पता है कि बाहर से एयर आई, वो इन एयर सैक्स में आई, और जो एयर सैक्स हैं उनके इर्द गिर्द कैपिलरीज हैं, और वो कैपिलरी जो है वो ऑक्सीजन रिसीव करेंगी, और वही कैपिलरी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेंगे। तो ये एक प्रोसेस है, आपको पहले भी पता ही कॉन्सेप्ट का, ठीक है, मजीद मैंने आपके साथ क्लियर कर दिया। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि लंग्स का वो एरिया जो ब्लड कैपिलरीज ने सराउंड किया हुआ है, वही बेसिकली मेन साइट्स होती हैं गैसेज एक्सचेंज की। वो कैसे मेन साइट के तौर पे एक्ट करती है वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि वही बेसिकली गैसेज एक्सचेंज होनी है, वही जगह है जहां से ऑक्सीजन ब्लड में शामिल कर दी जाती है, और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड उसी एयर सैक्स में या फिर लंग्स में भेज दी जाती है। समझ आ गई? वो फिर इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का प्रोसेस चलता रहता है और ये मैकेनिज्म होता रहता है। उसके बाद कह रहे हैं कि जो कंज्यूम्ड एयर है, जो अंदर एयर एंटर हुई थी गैसेज एक्सचेंज में, वो नॉस्ट्रल्स के थ्रू आई थी, और नॉस्ट्रल्स के थ्रू ही वो फिर खारिज कर दी जाती है। क्योंकि अगर हम एक्सपायरेशन की बात करें तो उल्टा ना, फिर लंग्स से बाहर जानी, तो लंग्स से एयर जाएगी बक्कल कैविटी से, बक्कल कैविटी से नॉस्ट्रल्स में जाएगी, नॉस्ट्रल ओपन होंगे, और एक्सपायरेशन के प्रोसेस में वो आउटसाइड द बॉडी जो एयर होगी वो मूव करवा दी जाती है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट कहते हैं कि द रिमूवल ऑफ कंज्यूम्ड एयर, वो एयर जिसको हम रिमूव करते हैं आउट ऑफ द लंग्स, जिसमें से हम कह सकते हैं लंग्स से बाहर फेंकते हैं, उसको हम एक्सहेलेशन या फिर एक्सपायरेशन बोलते हैं। आई होप ये दोनों के दोनों मैकेनिज्म आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। मजीद भी अगर आपने इस रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है, एज यूजुअल आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। और हाँ, फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा, कुछ चेंजेस आप चाहते हैं तो वो भी मुझे बताइएगा, मैं जरूर उस पर वर्क करूंगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन इन birds. Till then, you all have to stay connected, and Allah Hafiz.